प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 पेपर 7 इलेक्टिव ग्रुप ई इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का टॉपिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमें टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको मालूम है कि जो अभी हम लोग ने एक स्लाइड में एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि हम जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये 4 डोमेन होते हैं एनवायरनमेंट के। तो इसमें जो बायोस्फीयर जिसमें हमारी ज़िंदगी होती है, ये इतनी बड़ी और बृहद है कि इसको पूरे एंटाइटी के तौर पे नहीं पढ़ सकते, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फंक्शनल यूनिट में, कार्यात्मक टुकड़ों में, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम जो है, इसको सबसे पहले टर्म दिया था एजी टैंसले ने 1935 में। ये एक कार्यात्मक यूनिट है जो कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच के संबंधों को जिसमें अध्ययन करते हैं। ये देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम कितना खूबसूरत हमें देख रहे हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम में हमें कमल के छोटे पौधे भी हैं। आपको जो पॉन्ड के ऐसे जीव जंतु हैं जो कि भूमि पर चल सकते हैं लेकिन पॉन्ड में सरवाइव करते हैं। और यहाँ हर्बीवोरस, हिरन, गाय वगैरह देख सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आइए तो ये फिर 2 हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जो जीवित हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये हो गए प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर जो इन पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर पे। और अंत में होते हैं डिकम्पोजर जो इनको ख़त्म कर देते हैं। और वापस जहाँ जो तत्व भूमि के थे वो भूमि में चले जाता है, और जो तत्व एटमॉस्फेयर का था वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एबायोटिक में भी 3 है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब बायोटिक में आइए। प्रोड्यूसर जैसा कि मैंने अभी बताया ग्रीन प्लांट्स हैं। कंज्यूमर में 2-3 कैटेगरी बनाई गई है। हर्बीवोरस की जो कि शाकाहारी हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस यानी मांसाहारी जो सिर्फ जीव जंतुओं का भोजन करते हैं। और ओमनीवोरस जो दोनों को करते हैं, जिसको सर्वाहारी कहते हैं। डिकम्पोजर को सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, या डिट्रीशियस फीडर कहते हैं, जो अंत करते हैं। ये अबायोटिक में जब आप आइएगा तो फिजिकल फैक्टर है, जिसमें कि सूर्य की रोशनी सबसे इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, एयर प्रेशर है। ये वेदर के मेन फैक्टर होते हैं। ये 5 फैक्टर जो है, कोई भी वातावरण जो है, कोई भी क्लाइमेट के यही 5 फैक्टर सबसे डोमिनेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉयल और अदर मिनरल। ऑर्गेनिक में देखा जाए तो लिपिड्स एंड ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं। ये जो लिविंग सिस्टम होता है उसको बनाने के काम आते हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। एक एनर्जी फ्लो हुई, फिर न्यूट्रिएंट का साइकिल जो अभी हमने जियो केमिकल साइकिल पढ़े थे, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल पढ़ा था। एनर्जी फ्लो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से सूर्य से रोशनी आती है और उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और इसको फिक्स करके और ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं फूड बनाते हैं, और उस पर फिर फूड चेन चलता है। इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि एक के ऊपर एक जो इनकी हायरार्की बनेगी। और सबसे लास्ट में होम्योस्टैटिस यानी कि उसका एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, बैलेंसिंग सिस्टम होगी। तो इसमें हम 2 तरह के इकोसिस्टम देखेंगे। एक तो जो हमने अभी डायग्राम देखा था, तो बस एक कैची के लिए थोड़ा पहले हमने लगाया था। पॉन्ड सिस्टम, लेक्स, मीडोज, मार्शल लैंड, ग्रास लैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट, जिनको नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। और मैन मेड इकोसिस्टम जैसे हम अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं, गार्डन, लॉन रखते हैं अपने आसपास में।
नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो टोटली सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करती है, और जो भी एनर्जी फ्लो है उस हिसाब से। और मैन मेड इकोसिस्टम जो होता है वो भी सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है, जैसे जो एग्रीकल्चर फील्ड है या एक्वा कल्चर पॉन्ड है। लेकिन इसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे है तो, क्योंकि मानव खुद से तो कोई एनर्जी बना नहीं सकता है, तो फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है। नेचुरल इकोसिस्टम में जैसा कि दो कैटेगरी बनाया गया है, टेरेस्ट्रियल यानी जो भूमि पर है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, और एक्वाटिक जो कि फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में हो गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा। फॉरेस्ट हमें मालूम है कि बहुत ही बड़े एरिया होते हैं जिनमें हर तरह की पेड़ पौधे होते हैं। ये यहाँ पर ऐसे हम लोग 5 भाग में पढ़ते हैं, पर यहाँ हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से 3 पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, बोरियल या नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? तो ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ बारिश खूब होती है। जैसे कि भारत में देखा जाए तो पश्चिमी वेस्टर्न कोस्ट में जो है, फिर साउथ ईस्ट एशिया का पूरा क्षेत्र में, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में। इसमें फ्लोरा एंड फौना अगर देखा जाए तो काफ़ी रिच ह्यूमस रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और बारिश 200 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा होता है। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ब्राज़ील जो है, वहाँ के रेन फॉरेस्ट में 300 स्पीसी की ट्रीज़ हैं, सिर्फ 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और इनके ट्रीज जो जो पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उनके ऊपर क्रीपर और छोटे छोटे जो तना की तरह के पौधे चढ़ सकते हैं, पर छोटे पेड़ जो होते हैं वो उसको श्रब्स वगैरह नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बारिश इतनी होती है और पेड़ इतने ऊंचे होते हैं, वो धूप भी नीचे नहीं आने देते हैं, तो जो सतह होती है दलदली होती है। हाँ, यहाँ पर पेड़ पे रहने वाले जीव जंतु मिलेंगे, जैसे स्क्विरल हो गए, मंकी हो गए, स्नेल, सेंटीपेड, मिलीपेड, और बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि हमारे यहाँ है, भारत में सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या है कि ये पर्णपाती वन, ये गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और 6 महीने, मतलब 6 महीने लंबा तो नहीं है, इससे कम रहता है। 75 से 100-150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल पाया जाता है। इनके फ्लोरा फौना में है ओक, पीच, हेथ, चेस्टनट, बर्च, पाइन। और ये जो है इसमें जो चरने वाले प्राणी आपको मिलेंगे, जैसे कि डियर, बिसॉन, रोडेंट्स, चूहे की जो पूरी वैरायटी होती है। और इसके अलावा थोड़े बड़े वाइल्ड कैट, वुल्स, फॉक्स वगैरह भी होते हैं। और यहाँ पे 6 महीने का जो जाड़ा लंबा होता है, आज के टाइम में अब उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा, फिर भी हाइबरनेशन देखा गया, जैसे भालुओं में देखा गया। जितने भी इस तरह के प्राणी हैं, जो रोडेंट्स हैं, डियर तो नहीं आएगा, ये 6 महीने के लिए फूड अपना रिजर्व करते हैं और सोते हैं। यहाँ का जो प्लांट्स हैं उसमें हैं एफिड्स, मॉथ, सॉरी फॉन, स्मॉल इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज वगैरह पाए जाते हैं। बोरियल या नॉर्थ कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, इनको टैगा बोलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरेशिया में बहुत ही कॉमन पाया गया है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, हार्श होता है, और 0 डिग्री तक भी चला जाता है। सॉइल्स एकदम एसिडिक होते हैं, बहुत पुअर होते हैं। और ड्रॉट रेजिस्टेंट कॉनिफेरस प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। ये यहाँ के जीव जंतुओं में रेड स्क्विरल, डियर, गोट, कार्निवोरस होते हैं, वुल्व्स एंड लिंक्स, डियर। और बर्ड्स में भी बहुत क्रॉस बिल, थ्रस, वारबेयर, फ्लाई कैचर्स वगैरह, स्पैरो पाई जाती हैं।
ग्रासलैंड्स जो हैं ये लगभग पूरे अर्थ सरफेस के 20% पे हैं। ये ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों रीजन में पाए जाएंगे और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जो ट्रॉपिकल जहाँ ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र तो जो बाउंड्री पर है वो है सवाना, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाया जाता है। और ये दूर दूर तक छोटे छोटे साइज के जैसे बबूल और जैट्रोपा के तरह के प्लांट ज़्यादा पाए गए। और यहाँ भी बैजर, फॉक्स, एक्स, जेब्रा, एंटीलोप, ये सब जीव जंतु और रेप्टाइल, रोडेंट्स, बिलों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। बड़े ग्रासलैंड देखा जाए तो आप देखिएगा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पम्पा, यूरेशिया में स्टेपी, और साउथ अफ्रीका में वेल्स, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। डिजर्ट्स जो होते हैं यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। आज भी डिजर्ट दुनिया और सरफेस का 1/7 कवर करते हैं। कैक्टस, एकेशिया, यूफोरिया, प्रिकली पेयर वगैरह यहाँ के डेजर्ट प्लांट होते हैं। इनके ऊपर कांटे पाए जाएंगे। पहले तो ये श्रब होंगे, इनके पत्तियाँ या तो नहीं होंगी, बहुत छोटी होंगी, और जो तने होंगे वो सक्यूलेंट होंगे, यानी कि उनको आप दबाओगे तो लगेगा उनके अंदर पानी आ रहा है वाटर स्टोरिंग के लिए। और जो इनके तने हैं इसमें क्लोरोफिल होता है और तनों से ही ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और इनका जो रूट सिस्टम बहुत दूर तक, बहुत अंदर तक जाता है ताकि पानी जहाँ से भी मिले वो ले सके। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिजर्ट से अडेप्ट करने के हिसाब से होते हैं, जैसे बहुत तेज़ दौड़ेंगे, रात में जगने वाले होंगे, पानी ये भी कंजर्व करेंगे, जैसे ऊँट का आपने देखा है। और इनके पाँव लंबे होंगे ताकि ये जो हीट है बॉडी से थोड़ा दूर हो। और जो यहाँ के लिजार्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। और जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो सीड्स खा के पानी का काम पूरा करते हैं। और जो कैमल होता है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। टुंड्रा का मतलब होता है बैरन लैंड, जहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये दो तरह के होते हैं, आर्टिक और अल्पाइन। आर्टिक का मतलब हो गया एक पूरा कंटिन्यूअस बेल्ट है पोलर आइस कैप का, और ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ तक पेड़ों की लाइन है उसके ऊपर पाया जाता है। कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया और आर्टिक ओशन, ये इसके सबसे नॉर्दर्न पोर्शन में पाया जाएगा। और साउथ पोल में अंटार्कटिका टुंड्रा में भी पाया जाएगा। अल्पाइन टुंड्रा जो होता है वो काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स पे पाया जाता है। तो अल्पाइन टुंड्रा जो है ये जैसे हमारे भारत में भी हो सकता है, लेकिन आर्टिक नहीं। आर्टिक का मतलब वो लैटीट्यूड जो है वो उस पर डिपेंड करता है, और ये एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है अल्पाइन। फ्लोरा और फौना देखा जाए तो कॉटन ग्रास, सेज, ड्राफ, हेथ, बर्च, विलो, लाइकेन। और यहाँ के एनिमल्स जो हैं रेनडियर, मस्क ऑफ, आर्टिक हेयर, कर्वीवोर, लेमिंग, स्क्विरल। और जो भी जीव जंतु इनकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, जैसे आप देखिए सैलिक्स एर्टिका, जो आर्टिक विलो जो बैट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये 150 से 300 साल का इनकी लाइफ होती है। और इसी तरीके से टुंड्रा में जो मैमल्स पाए जाते हैं इनकी शरीर बहुत बड़ी होगी, लंबे पूंछ होंगे, कान होंगे, ताकि हीट ज़्यादा लूज ना कर पाए, और फर खूब होगा इंसुलेशन के लिए। और जो इंसेक्ट्स होंगे इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। तो एक्वाटिक में जब हम आएंगे, एक्वाटिक मतलब जो पानी से रिलेटेड, फ्रेश वाटर और मैरीन। फ्रेश वाटर में अगर देखा जाए तो वो पानी जो कि लगातार रिसाइकल होता रहा, जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत कम हो, वो फ्रेश वाटर होता है, और इसकी स्टडी को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ये दो तरह से हो सकता है, स्टैटिक या रुका हुआ, लेंटिक जिसको कहते हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, बॉक, स्वैम। और रनिंग, लॉटिक, जो मूव करता है, जैसे स्प्रिंग वाटर, माउंटेन्स से जो निकलते हैं छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम और नदियाँ। इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें सॉल्ट्स बहुत कम होते हैं,
टेम्परेचर जो होता है उसमें दिन और रात का वेरिएशन दिखा जाएगा, और सरफेस टेम्परेचर कभी भी 40 डिग्री से कम नहीं जाएगा। ये टेम्परेट रीजन में जाएंगे तो जो पानी है फ्रीज हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिजम्स उसके नीचे सरवाइव कर सकते हैं। और जो लाइट होती है सनलाइट, उसका बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, ताकि क्योंकि ये ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जहाँ तक सनलाइट जाएगी वहाँ तक ग्रीन फूड आइटम ऑटोट्रॉफ्स वहाँ सरवाइव करेंगे। कुछ जो एनिमल हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं और बाहर आके ऑक्सीजन ले लेते हैं। सबसे बड़ा जो लेक है वो है लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में, और सबसे गहरा लेक है वो है लेक बैकाल साइबेरिया में। ये आपके जीके के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। और सबसे बड़ा इंडिया में जो है वो है चिल्का लेक। अब एक लेक में क्या क्या जोन होते हैं, तो एक होता है पेरिफेरल जोन या लिटोरल जोन विथ शैलो वाटर, यानी किनारे का जोन। उसके बाद ओपन वाटर बियॉन्ड द लिटोरल जोन वेयर वाटर इज क्वाइट डीप बीच में, और बेंथिक जोन एकदम नीचे। तो बेंथिक हम लोग यूज़ करते हैं ओशियन में, जहाँ तक लाइट नहीं जाती है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये पानी पे तैरते हैं अपने साइज के आधार पे, और जो छोटे छोटे फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आल्गी, डायटम, प्रोटोजोआ, लार्वा, इनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो प्लांट्स में अगर हो गए तो फाइटोप्लैंक्टन, और अगर वो जीव में हो गए तो जूओप्लैंक्टन। अब वेटलैंड्स एरिया है जहाँ स्वैम्प और मार्शेज और मैंग्रोव्स होते हैं। तो यहाँ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे फ्रॉग्स और एम्फीबियंस जो कि भूमि पर भी रह सकते हैं और पानी में भी, इनके लिए ये बहुत मुफीद जगह होते हैं। मैरीन इकोसिस्टम में आइए, तो ये सी और ओशियंस के बारे में आपको मालूम है कि पूरा इकोसिस्टम में 71% जो है वो हमें मैरीन सिस्टम ही मिलेगा, और सारे फ्रेश रिवर्स इसी में आकर मिलती हैं। सैलिनिटी ऑफ ओपन सी 3.6%, और ये लगभग कांस्टेंट रहता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, और एक जो जो जीव जंतु नीचे गहरे पानी में रहते हैं उनकी बॉडी हाई प्रेशर को सहने लायक होती है। जैसे हम स्पर्म वेल हो गई, तो ये गहराई में जाते हैं, बॉडी इनको प्रेशर को झेल सकती है। और जो टाइड्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से ये फोर्टनाइटली भी आते हैं, वीकली भी आते हैं। इसकी वजह से इकोसिस्टम में पानी का जो मूवमेंट है वो बना रहता है। फ्लोरा एंड फौना में देखा जाए तो इसके हर लेवल पे हर तरह के प्राणी आपको मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है मैरीन ऑर्गेनिजम्स का है। और फ्यूचर भी कहा जाता है कि जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इतने बड़े पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए नहीं सपोर्ट कर पाएगा, तब लोगों को यहीं जाना होगा। और क्योंकि इनके हर लेयर पर आपको लाइफ मिलती है। ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम में आप जाएंगे तो इसमें 3 चीज़ों का असर है। एक तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। तो हम पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे ही नहीं डिपेंडेंट हैं, हम खुद भी सोलर एनर्जी को हम स्टोर करके भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आज सोलर, फिर विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम का टाइप हो गया। एग्रो इकोसिस्टम, प्लांटेशन इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम, रूरल इकोसिस्टम, एक्वाकल्चर, इंडस्ट्रियल एरिया, लेबोरेटरी कल्चर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये बहुत सिंपल है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, फूड चेन भी सिंपल है। मनुष्य जो है ये पूरी तरह से इन पे डिपेंड करते हैं, और बहुत ज़्यादा वीड्स एक तरह से समझिए पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं, ये अच्छा नहीं है। और देखो बहुत एपिडेमिक डिजीज़ आज हम लोग
कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो आज सभी लोग एपिडेमिक और पैंडेमिक का मतलब समझ रहे हैं। और इसमें सॉइल इरोजन भी पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। आप देखिए इनसे पोल्यूशन होता है। एक एग्जांपल मैंने उसमें डाला है, जैसे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्सर्जन से रातों रात 2000 लोग मर गए और आज तक वहाँ लोग भुगत रहे हैं। चेरनोबिल रूस में, और इस तरह की बहुत सारे घटनाएं हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आपको मालूम है फॉसिल फ्यूल की यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि अ, ये अगर लंबे समय तक चला तो ये क्लाइमेट चेंज भी ला देगा। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए ऐसे कई डिजीज़ हैं जो कि प्रकृति में मनुष्य अपने वजह से लाया। एड्स है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, फ्लू है, स्वाइन है, और आज के डेट में कोविड-19 भी कहेंगे। और ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग की वजह से है। और हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, कल्टीवेशन भी हमारा सस्टेनेबल नहीं है, इरिगेशन भी हमारा साइंटिफिक नहीं है। तो इस तरीके से हम डिजर्टिफिकेशन भी हम ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ को हम इतना ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं कि वो उसको वापस मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वाटर बॉडीज़ खुद को सपोर्ट करके एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, जैसे गंगा में कॉलीफ्लावर, सीओडी बीओडी इतना हाई हो गया है कि जो गंगा नदी में बैक्टीरियोफाज के थ्रू खुद को साफ करने की जो क्षमता थी वो आज खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।